सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे क्लास में वेलकम किया जाता है। और आज के क्लास में हम एक बार फिर से नया चैप्टर ओपन कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और पहला क्लास इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, और थोड़ी इधर उधर की बातें भी हमें करनी है तुम्हारे साथ। तो थर्मोडायनेमिक्स में दो पार्ट है, एक है थर्मो, आया होगा कहीं से, लेकिन इसका मतलब होता है हीट, ठीक है। और दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। तो हम यहां पर यही करेंगे कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। हीट हमारा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, या थोड़ा और ब्रॉड सेंस में चले जाए, एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा तो उसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंडर स्टडी कर सकते हैं। जनरली हम यहाँ हीट की ही बातें करते हैं, और बात तो एनर्जी की भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम हीट की ही बातें करते हैं कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो हम जो है थर्मोडायनेमिक्स का यूज करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में ही उसकी स्टडी करेंगे। कुछ छोटे छोटे इशूज है, मेन मुद्दे पर आने से पहले कुछ छोटे छोटे इधर उधर के छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम लोग निपटा लें, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहला है सिस्टम। जब हमें हीट ट्रांसफर करना है तो किसी को तो देना होगा या कहीं से तो लेना होगा, ठीक है। हीट अगर आ रहा है, जा रहा है, तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें से या तो हीट बाहर जाएगा या तो हीट उसके अंदर आएगा। उसी को हम बोलते हैं, ये है हमारा सिस्टम। और डिफिनीशन देते हैं कि एनीथिंग विच इज अंडर अवर थर्मोडायनेमिक स्टडी, जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, वो बड़ा सा डिफिनीशन लिखते हैं। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। डिफिनीशन देखो, यूनिवर्स तो समझते हो ना, हम इस धरती की नहीं, इस दुनिया के नहीं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें सारे स्टार्स आ जाते हैं, सभी ग्रह नक्षत्र तारे सारे सब चले जाते हैं, वो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर अवर थर्मोडायनेमिक स्टडी, अंडर अवर थर्मोडायनेमिक स्टडी। अब जैसे मान लो एक लोटे में पानी गर्म कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर कितना हीट गया, ये हमारा कैलकुलेशन का टॉपिक है, कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो लोटा अपना सिस्टम है, उसके लिए डिफिनीशन देखो, ये नहीं लिखा कि हम लोटे की स्टडी कर रहे हैं। हम स्टडी किसकी कर रहे हैं भाई? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं। लोटा भी तो इसी यूनिवर्स में रखा हुआ है ना, तो भी यूनिवर्स का हिस्सा है। तो इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर अवर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज नोन एज सिस्टम। यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसका हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम सिस्टम बोल देंगे। यूनिवर्स तो वैसे बहुत बड़ा है, इसको बनाना जो है यूनिवर्स के स्थान में गुस्ताखी होगी, फिर भी आज हम गुस्ताखी करने के मूड में हैं। ये लीजिए, ये हमने बना दिया यूनिवर्स, और यूनिवर्स का ये वाला हिस्सा है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हम बोल दिए सिस्टम। और जो बाकी का बच गया वो है सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग्स। कि यूनिवर्स में से सिस्टम को हटा दो तो बाकी जो यूनिवर्स बच गया उसको हम बोलते कि ये हमारे सिस्टम का सराउंडिंग है। और इन्हीं दोनों के बीच में जो भी लेन देन होता है, इन्हीं दोनों के बीच में होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और जिस चीज से इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, दोनों के बीच में बाउंड्री तो होना चाहिए ना, जिससे दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये इसी को हम बोलते हैं वो इमेजिनरी या फिर रियल लाइन। इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। इमेजिनरी या रियल सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। इसी में बाउंड्री भी है, ठीक है ना, ये है बाउंड्री। तो हम इस पूरे यूनिवर्स में जिस हिस्से का स्टडी कर रहे हैं वही सिस्टम है। सिस्टम छोटा भी हो सकता है, जैसे हम एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं। सिस्टम बड़ा भी हो सकता है, जैसे हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि एक महीने में सूरज से कितना एनर्जी धरती को मिलता है। तो धरती तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, तो हम बहुत बड़ा सिस्टम भी चुन सकते हैं, बहुत छोटा सिस्टम भी चुन सकते हैं, लेकिन स्टडी करने का तरीका सेम रहेगा।
तो जो मेथड यहाँ पर हम पढ़ेंगे उससे हम छोटे सिस्टम की भी स्टडी कर सकते हैं, छोटे से चीज की स्टडी भी कर सकते हैं, और बहुत बड़े सिस्टम जैसे धरती की स्टडी भी कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब ये सिस्टम जो है 3 तरह का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम ऐसा है जिसमें मैटर और एनर्जी, ठीक है ना, मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो सकता है। मतलब कोई भी मटेरियल है वो यहां से यहां या यहां से यहां जा सकता है। एनर्जी का भी लेन देन पॉसिबल है। ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल होता है उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे हम किसी बर्तन में, खुले हुए बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं तो वो एक ओपन सिस्टम हो जाएगा कि हम उसमें पानी बढ़ा भी सकते हैं, पानी घटा भी सकते हैं, हीट का लेन देन तो हो ही रहा है। तो इस तरह से ओपन सिस्टम हो गया। क्लोज्ड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी का लेन देन तो होगा लेकिन मैटर का लेन देन पॉसिबल नहीं है। जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं और एक बिल्कुल सील्ड ट्यूब में बंद कर रहे हैं, सील्ड ट्यूब के अंदर रख करके गर्म कर रहे हैं। ट्यूब बिल्कुल सील्ड है जिसमें पानी निकालना या पानी ऐड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हीट का एक्सचेंज करना, गर्म ठंडा करना अलाउड है। तो ऐसा सिस्टम जो है क्लोज सिस्टम होगा। तो क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें हम मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकते लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब तुम अपनी तरफ से सोचो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल तुमने देखा है क्या? जैसे हम कुछ थर्मस आते हैं बाजार में जिनमें अगर गर्म चीज रखो तो गर्म रहता है, ठंडा चीज रखो तो ठंडा रहता है। उस थर्मस में क्या होता है, कई तरह तरह का लेयर उसके ऊपर चढ़ा करके हीट का आना जाना रोक देते हैं किसी तरह से। पूरी तरह तो नहीं रोक पाते लेकिन फिर भी लगभग रुक जाता है। और ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड टाइप का सिस्टम कहा जा सकता है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट आइसोलेटेड बनाना मुश्किल है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट आइसोलेटेड सिस्टम बन जाए तो उसमें कोई चीज रख दो तो कभी अगर ठंडा है तो कभी गर्म नहीं होगा, गर्म है तो कभी ठंडा नहीं होगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल में ऐसा कोई सिस्टम हम लोग बना नहीं पाए हैं आज तक। लेकिन हाँ, बोर्ड पर और किताब में बात करने में क्या जाता है, बात तो कर सकते हैं ना। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज बिल्कुल भी ना हो सके उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, ठीक है। और हमें इसी सिस्टम को स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर में, इसलिए सिस्टम बोलने ना पाए। ये सिस्टम यूनिवर्स का वो हिस्सा है जिसका हम स्टडी करेंगे, और बाकी का यूनिवर्स जो है अपना सराउंडिंग है। दोनों के बीच में एक सरफेस है विच मे बी रियल, विच मे बी इमेजिनरी, जिसको हम बाउंड्री भी बोलेंगे। सिस्टम अपना 3 तरह का है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक और टर्म सिस्टम से रिलेटेड, स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स, सिस्टम का स्टेट होता है। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स, अवस्था। हिंदी में स्टेट को हम कहते हैं अवस्था। इसका डिफिनीशन समझाने से बढ़िया हमें लगा कि इसका हिंदी बता दिया जाए, शायद तुम्हें जो है समझ में। जैसे हमारा क्या होता है, बाल्यावस्था होता है, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो युवा अवस्था होता है, फिर और बड़े होते हैं तो फिर बुढ़ापा अवस्था चला आता है। तो ठीक वैसे सिस्टम का भी कुछ अवस्था है, स्टेट है। ओके, सिस्टम का स्टेट 3-4 चीजों से डिफाइन होता है। अगर एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरा है, ठीक है, सिलेंडर में गैस भरा है, तो गैस का प्रेशर, गैस का टेम्परेचर, गैस का वॉल्यूम, और इसके अंदर कौन कौन सा गैस कितना कितना मोल भरा है, मतलब कॉम्पोजिशन, मोल सबका। तो इसको हम सबका मोल अगर हमें पता चल जाएगा तो इसको हम बोल सकते हैं जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम, कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम। तो किसी गैसीय सिस्टम का अगर हमें 4 चीज पता हो, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल, तो इन चारों की मदद से हम उस सिस्टम का स्टेट जो है बता सकते हैं कि सिस्टम इस स्टेट में, जैसे ये हमारा देखो एक स्टेट है जिसमें हम हाथ ऐसे करके खड़े हैं, ठीक है, फिर एक ऐसा स्टेट है जिसमें हम ऐसे हाथ करके खड़े हैं, ये हमारी दूसरी अवस्था है, दूसरी मुद्रा है जिसमें हम ऐसे हाथ करके खड़े हैं। तो इस तरह से हम अपना जो स्टेट है, अपनी अवस्थाएं हैं, धीरे धीरे बदल सकते हैं। थोड़ा हाथ इधर किया, थोड़ा हाथ उधर किया, थोड़ा सर इधर किया, तो हमारी अवस्थाएं बदलती चली जा रही है। अब सिस्टम को हाथ पैर तो नहीं है, लेकिन ये है ना, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है,
मोल है, उसके अंदर कौन कौन सा गैस है, सबका मोल है। तो इन सब को बदल करके सिस्टम जो है अपनी अवस्थाओं को, अपने स्टेट्स को बदल सकता है। जब ये चारों का वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड होगा तो हम बोलेंगे सिस्टम एक फिक्स्ड स्टेट में है। अब स्टेट क्या होता है ये डिफाइन करना देखो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। हम डिफाइन कर भी दे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, हम तो कोई ना कोई तरीके से डिफाइन कर ही देंगे, लेकिन हमें स्टेट को समझने पर नहीं जोर देना, हमें ये देखना है कि स्टेट बदलेगा कैसे। तो हम पी वी टी और एन चारों को बिल्कुल फिक्स्ड रखते हैं तो हम कहते हैं सिस्टम का स्टेट बिल्कुल फिक्स्ड है। सिस्टम अभी एक पर्टिकुलर, एक निश्चित स्टेट में है। थोड़ा भी कोई को बदल दिया हमने, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, चारों में से किसी को एक को भी थोड़ा भी चेंज कर दिया तो हम कहेंगे कि सिस्टम जो है नए स्टेट में चला गया। तो ये जो चार क्वांटिटीज है जिनसे हम सिस्टम का स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन चारों को हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम के स्टेट के साथ ही बदल रहे हैं, वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है। ये चारों तभी बदलते हैं जब सिस्टम का स्टेट बदलता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल्स मतलब ऐसे पैरामीटर्स या ऐसे वेरिएबल्स जिनकी हेल्प से हम सिस्टम के स्टेट को बता सकते हैं कि सिस्टम किस स्टेट में है, कैसे स्टेट में है, हम इनकी मदद से बताते हैं और इन्हीं को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। तो सिस्टम के स्टेट को बदलने की बात हमने करी, ओके। सिस्टम के स्टेट को बदलेंगे कैसे भाई, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, कुछ हिलाना डुलाना ढकेलना कुछ तो पड़ेगा। दैट इज ए प्रोसेस, ठीक है। उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब जैसे हम टेम्परेचर ही बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, हम प्रेशर ही घटाना चाहते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो एनी एक्शन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब एनी एक्शन which will or can change the state of the system. जो सिस्टम के स्टेट को बदल दे, सिस्टम की अवस्था में परिवर्तन कर दे, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे एक्शन को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। कि ऐसा कोई भी एक्शन जिससे सिस्टम का स्टेट बदल जाएगा, सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाएगा। मतलब सिलेंडर हमने यूपी में रखा, थोड़ी देर के बाद जो है बिहार में पहुंच गया, ऐसा नहीं, वो वाला स्टेट नहीं है, ये सिस्टम का अपना स्टेट है, ठीक है। तो सिस्टम जो है, सिस्टम का स्टेट थोड़ा सा बदल जाएगा, तो ऐसा कोई भी एक्शन जिससे सिस्टम का स्टेट बदल जाएगा उसको हम बोलेंगे कि ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है। तो डिफिनेशन होता ही चलता ही रहता है, कोई खास इसके डिफिनेशन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बस टर्म के साथ हमारा परिचय हो जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं इसीलिए छोटे छोटे टर्म से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दे रहे हैं हम। अब ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे हम आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर होगा कांस्टेंट होगा, सब कुछ बदलेंगे, प्रेशर बदल सकता है, वॉल्यूम बदल सकता है, मोल बदल सकता है, लेकिन सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बदलने देना है। और कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। इसी तरह से आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें जो है वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाएगा। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हम नो हीट, ठीक है, नो हीट एक्सचेंज, सिस्टम के अंदर बाहर हीट को आना जाना अलाउड नहीं है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का कोई लेन देन ना हो उसको बोलेंगे वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। एक और प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब सिस्टम को साइकिल चलाना है, साइकिल नहीं चलाना है। साइक्लिक का मतलब कि सिस्टम जिस स्टेट से चला था फिर घूम फिर करके घुमा फिरा को, लेकिन फिर उसी जगह पर वापस चला गया, जिस जगह से चला था उसी जगह वापस आ गया, जिस स्टेट से चला था उसी स्टेट में फिर से वापस आ गया। ऐसा प्रोसेस उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, करेक्ट। अब कोई भी प्रोसेस है, ठीक है ना, जैसे थर्मल प्रोसेस ही है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, एनी प्रोसेस, इसमें से कोई भी प्रोसेस है उसको हम दो तरह से कर सकते हैं, इसको भी दो तरह से कर सकते हैं।
इसको भी दो तरह से कर सकते हैं, इसको 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 सबको दो तरह से कर सकते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि कौन सा दो तरह है भाई, कौन सा दो तरह है? एक है रिवर्सिबल और दूसरा है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल वो है जो इनफाइनाइट सीमल स्लो काम हो रहा है, बहुत काम जो है धीरे धीरे हो रहा है। इनफाइनाइट सीमल स्लो, इनफाइनाइट मतलब इसका कोई लिमिट ना हो, इसको डिस्क्राइब न किया जा सके, जो बहुत ही महान टाइप का बहुत बड़ा है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट सीमल स्लो मतलब इतना धीरे धीरे हो रहा है कि हम शब्दों में उसकी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं। उसी को हम ये सीमल को थोड़ा इसी में चिपका देते हैं, दूर नहीं लिखते हैं। इनफाइनाइट सीमल स्लो, बहुत ही धीरे धीरे खूब आराम से काम हो रहा है कि कई जन्मों में भी पूरा ना हो, ऐसा स्पीड से काम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल स्लो। और इसका दूसरा फीचर कि कैन बी रिवर्टेड, मतलब इसको हम फिर से जब वो धीरे धीरे जा रहे हैं तो भाई वापस चले जाओ, क्या जरूरत है जाने की, ऐसा हम इसको पीछे ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? ऑपरेटिंग फोर्स में थोड़ा सा चेंज करके। कैन बी रिवर्टेड बाय स्मॉल चेंज इन ऑपरेटिंग फोर्स। ये ऑपरेटिंग फोर्स क्या चीज है? अब इसी में मिक्स हो रहा है। कैन बी रिवर्टेड बाय स्मॉल चेंज इन ऑपरेटिंग फोर्स। तो ये दो चीजें याद रखना है। रिवर्सिबल सिस्टम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनफाइनाइट सीमल स्लो होगा, इसको तो नहीं भूलना है। इनफाइनाइट सीमल स्लो, पिछली बार स्पेलिंग थोड़ा लंबा लग रहा था, अभी छोटा लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक लग रहा है। इनफाइनाइट सीमल स्लो मतलब प्रोसेस बड़ा ही धीरे धीरे होगा, इसकी शब्दों में तारीफ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए वर्ड ऐसा लिख दिया इनफाइनाइट सीमल स्लो। और प्रोसेस कैन बी रिवर्टेड बाय स्मॉल चेंज इन ऑपरेटिंग फोर्स, इसको जा रहा है हम किसी भी दिशा से वापस पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं, ठीक है? जा रहा है किसी भी दिशा से, किसी भी पॉइंट से, ठीक है? कैन बी रिवर्टेड, थोड़ा और इसमें ऐड करना होगा, एट एनी पॉइंट बाय स्मॉल चेंज इन ऑपरेटिंग फोर्स। धीरे धीरे जा रहा है, जहां से कहोगे वहीं से लौट जाएगा। ये नहीं कि भाग रहा है खूब तेजी में, से घोड़ा है खूब तेजी में दौड़ रहा है, या बाइक है खूब तेजी में चल रहा है, अब हमको पीछे लौटना है, लेकिन ब्रेक मारते मारते कुछ तो आगे निकल जाएगा ना, तो हम जहां से चाहते हैं वहां से नहीं मोड़ सकते। लेकिन एकदम खूब धीरे धीरे जो है मस्त चींटी की चाल में ले चल रहे हैं बाइक को, तो क्या होगा कि जहां से चाहे वहां से वापस मोड़ दे, बस यही बात है कि खूब धीरे धीरे चल रहा है तो हमारा कंट्रोल है, ठीक है ना? हम जिस पॉइंट से चाहते हैं उसी पॉइंट से उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर काम तेजी से हो रहा है तो हम वापस तो ला देंगे, लेकिन अपने मनचाहे पॉइंट से वापस पिछली दिशा में लाना हो सकता है पॉसिबल ना। यही बात हम कहना चाहते हैं कि प्रोसेस इज इनफाइनाइट सीमल स्लो, बहुत धीरे धीरे है, और इसीलिए इट कैन बी रिवर्टेड एट एनी पॉइंट, इसको किसी भी पॉइंट पर हम पीछे की दिशा में मोड़ सकते हैं। कैसे मोड़ेंगे? बाय स्मॉल चेंज इन ऑपरेटिंग फोर्स। ये हम ऑपरेटिंग फोर्स मतलब जिससे वो आगे बढ़ रहा था उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आगे की जगह पीछे लेने लगेगा, मतलब फ्रंट गियर की जगह बैक गियर लगा दिए, तो कुछ ऐसा। और इरिवर्सिबल ठीक इसका अपोजिट होगा, ये फास्ट होगा, और दूसरा कैन नॉट बी रिवर्टेड। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखते हैं, दो ऐसे एग्जाम्पल जो शायद हमारी बात को बिल्कुल क्लियर कर दे। मान लो एक बिल्डिंग है और ये जमीन है, तुम बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है, ठीक? इस पत्थर में जो है रस्सी भी हमने बांध रखी है, लंबी सी रस्सी बांध रखी है जिससे इसको यहां से जमीन तक लटकाया जा सके। इस पत्थर को जमीन तक पहुंचाना है, छोटा सा हल्का पत्थर है, ज्यादा बहुत भारी काम नहीं, 100 ग्राम का पत्थर है, इसको नीचे लटका के जमीन तक पहुंचाना है। तो हम दो तरह से काम कर सकते हैं। एक, हम रस्सी का ये अंतिम वाला एंड जो है, अंतिम वाला सिरा जो है, इसको अपने हाथ में पकड़ ले और पत्थर को छोड़ दे, पत्थर सीधा नीचे जमीन पर चला जाएगा, लेकिन रस्सी तो हमारे हाथ में, हम चाहे तो वापस खींच सकते हैं, ठीक है? इस एंड को हमने पकड़ा और पत्थर को छोड़ दिया, सीधे जमीन पर आएगा।
हम चाहे तो उसको वापस खींच सकते हैं, लेकिन कब? जब वो जमीन पर पहुंच जाएगा तभी तो खींचेंगे। हम चाहेंगे बीच में से खींच ले, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अब दूसरा स्थिति सोचो कि हम इस पत्थर को खूब आराम से धीरे 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 नीचे लटका रहे हैं, किसी भी पॉइंट से हम इसको वापस खींच सकते हैं, समझ रहे हो ना? हम इसको धीरे धीरे नीचे लटका रहे हैं तो किसी भी पॉइंट से वापस खींच सकते हैं, बस यही है डिफरेंस। एक बार में तेजी से काम कर दिया, वो हो गया इरिवर्सिबल। कि हम उसको यहाँ से पीछे या यहाँ से पीछे या यहाँ से पीछे नहीं लौटा सकते। जब तक तो वो यहाँ नहीं पहुंचेगा उसको पीछे लौटाना पॉसिबल नहीं है। तो पीछे लौटेगा लेकिन वो दूसरा चीज हो गया, प्रोसेस के बीच में से पीछे नहीं लौट रहा है, प्रोसेस पूरा हो गया, फिर पीछे लौटना एक दूसरा प्रोसेस हो गया, ठीक है ना? डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना एक प्रोसेस, फिर यहाँ से यहाँ आना दूसरा प्रोसेस हो गया। और जब प्रोसेस के बीच में से ही लौटा दे रहे हैं, जब खुद धीरे धीरे काम को कर रहे हैं, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बीच में से खींच दिए, तो उसी प्रोसेस में वो है। प्रोसेस बदला नहीं है, बस क्या था कि प्रोसेस का डायरेक्शन बदल गया, क्योंकि वो नीचे जाते जाते फिर से वापस ऊपर आने लगा। ये है। दूसरा एग्जांपल हम तुम्हें दे सकते हैं कि मान लो एक गैस का सिलेंडर है, ठीक है? एक गैस का सिलेंडर है, इसमें कुछ गैस भरा है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा है। अगर पिस्टन पर हम ऊपर से प्रेशर लगाएं तो यहाँ पर जो गैस है ये नीचे दब जाएगा, ओके? तो हम प्रेशर लगाने की जगह 5 किलो का एक वजन जो है इसके ऊपर यहाँ पर 5 किलो का वजन रख दें। तो 5 किलो का वजन रखेंगे तो पिस्टन कुछ तो नीचे दबेगा ना। मान लो पिस्टन यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है? इस पॉइंट से इस पॉइंट आ गया, वेरी गुड, अच्छा काम किया। हम फिर से 5 किलो वजन रखेंगे, लेकिन अब दूसरे स्टाइल में। हम 5 किलो बालू खरीद के लाएंगे, बड़ा मोटा वाला बालू, जिसके छोटे छोटे पार्टिकल साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। अब आराम से जो है पिस्टन के बगल में कुर्सी उर्सी लगाकर बैठेंगे, बालू का एक पार्टिकल उठा करके 5 किलो का हटा देते हैं। पहले हमें 5 किलो रखना है, लेकिन बालू रखना है। कैसे रखना है? जैसे हम बता रहे हैं वैसे रखना है। कुर्सी लगाकर बैठे उसके बगल में, आराम से बालू का एक पार्टिकल चुना और इस पिस्टन के ऊपर उठा करके रख दिया। क्या पिस्टन को कोई फर्क पड़ेगा? बालू का एक पार्टिकल रखने से पिस्टन को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पड़ा भी हो तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक और पार्टिकल रखा, कोई और फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। एक और पार्टिकल रखा, कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा करते करते 4-5 दिन तक खूब मेहनत में अगर लगे रहो तो संभव है कि बालू का पूरा 5 किलो बालू इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए, लेकिन एक एक पार्टिकल खूब बारी बारी। ये हुआ इनफाइनाइट सिमल्स लो काम हो रहा है। हम चाहें तो वापस एक पार्टिकल हटा लें, 5 किलो पार्टिकल भाई बालू का रखेंगे इसके ऊपर, तो पिस्टन तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा ही, लेकिन वो तुरंत नहीं पहुंचेगा, 4-5 दिन में पहुंचेगा, क्योंकि हम खूब धीरे धीरे काम को कर रहे हैं। और हम पार्टिकल को वापस हटाना शुरू कर दें। ऑपरेटिंग फोर्स क्या था? हम पार्टिकल को इसके ऊपर रख रहे हैं, ऑपरेटिंग फोर्स में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है ना? हम पार्टिकल रखने की जगह अब एक पार्टिकल हटाने लगे, तो फोर्स में थोड़ा ही चेंज हुआ। एक पार्टिकल रखना और एक पार्टिकल हटाना, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो हम पार्टिकल रखने की जगह वापस हटाने लगे तो फिर से पिस्टन धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। लेकिन ये काम इतना धीरे धीरे हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, काम का रिजल्ट अंतिम में दिखाई पड़ेगा। जब 5 किलो बालू ट्रांसफर कर दोगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये है रिवर्सिबल। काम वही होगा, यहाँ से यहाँ ही पहुंचेगा, लेकिन 5 किलो का वेट अचानक रख दिया तो उसका बात कुछ और है, और 5 किलो बालू एक एक पार्टिकल चुन चुन करके रखा तो उसका बात कुछ और है। 5 किलो वेट अचानक रखा तो वो हुआ हमारा इरिवर्सिबल। उसको हम बीच में, यहाँ पर पिस्टन है, चाहते हैं कि बीच में से वापस आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 5 किलो बालू रख रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कई दिन का टाइम लगेगा, तो हम चाहें तो बीच में प्रोसेस का डायरेक्शन बदल सकते हैं। यही है रिवर्सिबल। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी प्रोसेसेस करते हैं उनको हम दोनों तरह से कर सकते हैं। इरिवर्सिबल भी कर सकते हैं, रिवर्सिबल भी करते हैं, और दोनों में रिजल्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ सकता है। हम लोग इसको भी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे सही समय आने पर। करेक्ट। एक और चीज है थर्मोडायनेमिक्स में, एक और छोटा सा इंट्रोडक्शन में बताने लायक चीज है, एंड दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, या फिर इंट्रिंसिक के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं इंटेंसिव, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसा प्रॉपर्टीज जो सिस्टम में रखे हुए मटेरियल के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी सिंपल एंड वेरी ट्रू। अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है तो एक्सट्रिंसिक, और अगर अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो इंट्रिंसिक। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे,
मान लो एक हवा से भरा हुआ ये बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स में एक ऐसा शटर लगा हुआ है जिसको हम गिरा करके बॉक्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट। हवा से भरा हुआ बॉक्स है, बिल्कुल सील्ड पैक है, तो इसके अंदर कुछ हवा भरा हुआ है, उसका प्रेशर कुछ होगा, जो बॉक्स का वॉल्यूम है वही हवा का वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर भी कुछ न कुछ होगा, करेक्ट। हमने क्या किया, यहाँ पर एक शटर लगाया था, उसको गिराया और बॉक्स दो भागों में डिवाइड हो गया, मतलब बीच में एक दीवार टाइप का खड़ा कर दिया, तो दो हिस्से बन गए, इधर का छोटा बॉक्स, इधर का छोटा बॉक्स। यानी कि बॉक्स को काट दिया, काटा नहीं है, सिर्फ एक बीच में दीवार लगा दिया इंटरनली, बॉक्स दो भागों में कट गया। पहले वॉल्यूम क्या था, V था, अभी वॉल्यूम V/2 और V/2 हो गया। तुम टेम्परेचर के बारे में क्या सोचते हो, क्या टेम्परेचर भी T/2 और T/2 हो जाएगा? नहीं होगा ना। जैसे एक गिलास पानी है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, मान लो ग्लास में 100 ml पानी है, उसमें से आधा पानी गिरा दो, पानी का वॉल्यूम तो 50 ml हो गया, लेकिन क्या पानी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। तो वॉल्यूम क्या है, एक्सट्रिंसिक या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पानी का मटेरियल कम अधिक करेंगे, पानी का जो अमाउंट है कम और अधिक करेंगे तो पानी का वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ग्लास में पानी का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे इस गैस का वॉल्यूम के साथ भी वही होगा लेकिन टेम्परेचर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा पानी गिरा दिया या बीच में एक दीवार लगा दिया तो इससे जो है इस गैस के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टेम्परेचर यहाँ था, जो टेम्परेचर पूरे गैस का था T था, तो अभी भी इधर भी T रहेगा, इधर भी T रहेगा। एंड सेम फॉर प्रेशर, बीच में दीवार लगाने से प्रेशर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये दोनों इंट्रिंसिक टाइप की चीजें हैं और जो वॉल्यूम है वो एक्सट्रिंसिक है। इसी तरह से डेंसिटी इट इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये भी इंट्रिंसिक होता है। तुम सोचो, अगर कोई तुम्हारे पास लोहे का टुकड़ा है, उसका डेंसिटी होगा, क्या उसको दो भागों में काट देने से उसका डेंसिटी कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? तो इस पर ध्यान से सोचना, ठीक है। हम नहीं बता रहे, बस हम ये कह रहे हैं इट इज इंट्रिंसिक, मतलब डेंसिटी पर अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा लोहे का टुकड़ा हो या बड़ा लोहे का टुकड़ा हो, अगर क्वालिटी में कोई चेंज नहीं किया है तो उसका डेंसिटी उतना ही रहेगा। और भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, जब उनको पढ़ेंगे तो उनके बारे में तुम सोच सकते हो कि ये इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सोचेंगे, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन की लिमिट में इतना ही आता है। और भी एक आध छोटे मोटे टॉपिक है, जैसे छोटा सा टॉपिक है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, लेकिन हमारा जो है ना मन नहीं है इसको तुम लोगों को बताने का, क्योंकि ये स्कोप के बाहर भाग जाएगा। चाहते कि उतना ही बताएं जितना तुम लोग एब्जॉर्ब कर सको। तो इंट्रोडक्शन में चलो इतना ही रहेगा, फिर से मिलेंगे थर्मोडायनामिक्स को और आगे पढ़ने के लिए अगले क्लास में।